एवरीवन, माय नेम इज़ निकी। स्वागत है आप सभी का लर्न एनसीईआरटी पे। आज हम लोग 6th क्लास के एनसीईआरटी के इतिहास विषय के प्रथम अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। और प्रथम अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें जो जो इम्पोर्टेंस है वो उस चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे कि एनसीईआरटी विषय सिर्फ ना किसी कक्षा के लिए सीमित है विषय, इसके अलावा हम जनरल कंपटीशन में भी देखते हैं कि एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल हमें मिलते हैं। इसके अलावा यूपीएससी में भी जो जनरल किसी के द्वारा सजेशन दिया जाता है तो यही दिया जाता है कि आप अगर पीसीएस की तैयारी, यूपीएससी, पीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आप 6 से 12 का एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ें, वो भी सारे विषय को। हम लोग अब आते हैं विषय पे, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस पर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें है कैसे पता लगाया जाए। कहने का यह मतलब है कि कैसे पता लगाया जाए, कि कैसे हमारे इतिहास के बारे में हमें कैसे पता लगाया जाए। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या अखबार भी पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस समय की स्मृति हो, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ यह कैसे जाना जाए। ये एक बहुत ही सोचनीय बात है कि बहुत पहले कैसे हो, क्या हुआ, जब हमारे पास कोई भी कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे तब हमें कैसे पता कि कैसे कब क्या हुआ था। तब इसे जानने के लिए एक हमारे पास एक पुरातत्व बेता है जो एक्सप्लोरेशन करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं। वहाँ से जो एविडेंस मिलता है, जो अवशेष मिलते हैं, उससे हमें बहुत इतिहास, अपने एक पाषाण काल के बारे में, इतिहास के बारे में पता चलता है। इसके अलावा हम लोग म्यूजियम्स जाते हैं, वहाँ भी जो एविडेंस पड़े रहते हैं उसे देखकर हमें ये पता लगता है कि ये पाषाण काल में भी किस काल का है, ये कौन हड़प्पा काल का है, कोई वैदिक काल का है। जब तक हमें किसी भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं हुई तब तक के लिए हमें कुछ जो एविडेंस जो मिलता है, जो ज़मीन के अंदर सालों से गड़े रहते हैं, उसे देख के हमें उसका पता चलता है। नेक्स्ट है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में जानने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, जैसे क्या खाते हैं, क्या पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे, कैसे आखेटक शिकारी थे। अब यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान देने योग्य बात है कि आखेटक शिकारी किसे कहते हैं। एक छोटा सा अगर हम व्यू देखें तो अभी भी हमारे घर में कोई बिल्ली आती है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको भगाने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा परिदृश्य है जिसे हम देख के समझ सकते हैं कि ये एक छोटा सा है कि ऐसे ही आखेटक किया जाता था। लेकिन पाषाण युग में आखेटक का वो जीवन यापन करने के लिए भी आखेटक का यूज होता था। जैसे उनके पास भोजन के लिए कुछ साधन नहीं थे तो वो अपने से जीव को मारकर, बड़े बड़े जानवर हो या छोटे जानवर हो, वो मारकर अपना जीवन यापन करते थे। और इसके तरह पालतू भी बनाते थे, जैसे पशुपालक हो गया। बहुत सारे जानवर, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे पहला जो जानवर, जो पशु पालतू बनाया गया वो उसमें कुत्ता है। बनाने का रीजन्स भी थे और बहुत सारे अभी हम लोग अपने गांव में भी देखते हैं तो गाय, घोड़ा, सब अपने किसी गाय को रखते हैं तो दूध के लिए, घोड़ा को रखते हैं एक जगह से दूसरी जगह साधन के लिए, बैल को रखते हैं। छोटे छोटे जानवर को पालतू बना के रखते हैं, जैसे कुछ उड़ने वाली चिड़िया भी हो गई, तोता हो गया, कबूतर हो गया। और कृषक लोग भी थे, शिकारी थे, व्यापारी थे, पुरोहित थे, शिल्पकार थे, कलाकार थे, संगीतकार थे। और वैज्ञानिक के जीवन में भी जानने के लिए बहुत कुछ हमें हासिल होता है। हम यह पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चा कैसे खेल करते थे, तो कुछ कहानियाँ भी होती थी, कैसे कहानियाँ सुना करते थे, नाटक क्या देखा करते थे, क्या ये सारी चीज़ें जो अभी हम देखते हैं क्या चीज़ें वैसी थी या नहीं थी। तो खेल के लिए भी ये है कि जैसे बहुत पहले किसी से अगर हम, जो हमारे जो पूर्वज हैं, आप उनसे पूछेंगे तो हमारे जो घर जो थी वो उसमें खपरा टाली का यूज किया जाता था। वो जो रहता था उसका क्या करते थे कि जब टूट फूट जाते थे उसका चिपरी बनाकर हम लोग उसको कीत खेलने में यूज करते थे, उसको उसमें होल करके उसका घिरनी बनाकर यूज करते थे। ये सब पहले के लोग क्या करते थे। अब ये प्रश्न है लोग कहाँ रहते थे। जैसे हम मानचित्र 1 में देखेंगे, पृष्ठ 2 में देखेंगे तो नर्मदा का पता लगाने के लिए कहा गया है। उसमें नर्मदा नदी
जो अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश में है। उसमें से भी एक एविडेंस मिला है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। देखिए, होमो इरेक्टस का एविडेंस मिला है, अरुण सोनकिया के द्वारा इसे खोजा गया है। और इससे पता लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे। और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो अभी भी हम लोग देखते हैं कि हम लोग खाना के पहले क्या करते हैं कि कल के लिए भी बचा कर रखते हैं, संग्रह करते हैं, ताकि कल कुछ विपत्ति आ जाए तो ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ रहे ही नहीं खाने के लिए। तो संग्राहक भी थे, जो आसपास के जंगल में जाते थे, कंदमूल तोड़ लेते थे, और कुछ जो जानवर है उसको भी रख लेते थे। भले ही जब आग का आविष्कार हो गया तो उसे पकाकर खाना वो बहुत टेस्टी हो गया। और वे अपने जीवन यापन करने के लिए जानवर का शिकार आखेटक भी करते, जो हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखेंगे कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किथर पहाड़ी कहाँ है। तो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ रहा किथर और यहाँ रहा सुलेमान, ये हमारे उत्तर पश्चिम में आते हैं। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसल का उपजाना प्रारंभ किया था। मेहरगढ़ से इसका एविडेंस मिलता है। उन्होंने भेड़ बकरी, गाय बैल जैसे पशु को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। उस टाइम शहर का कॉन्सेप्ट था नहीं। शहर का कॉन्सेप्ट जो है सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है हमें। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता, जैसे उत्तर भारत में गारो और विंध्य की पहाड़ी, जैसे उसको देखने की प्रयास करते हैं। तो उत्तर भारत में देखिए, ये रहा विंध्य की पहाड़ी और ये रहा गारो की पहाड़ी। नेक्स्ट है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था विंध्य क्षेत्र में। अभी एक नया डाटा के अनुसार सबसे पहले जो चावल का जो एविडेंस मिलता है वो लाहौरा देवा से मिलता है, जिसे राकेश तिवारी द्वारा खोजा गया था। ये रहा हमारा इंडिया का मैप। नेक्स्ट, मानचित्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पता लगाना है तो है ये रहे सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी के सहायक नदियाँ, जिसमें झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलज। सहायक नदी किसे कहते हैं? जो बड़ी नदी में आकर मिल जाए, जो बहुत बड़ी नदी चल रही हो उसमें आके छोटी छोटी नदियाँ मिल जाए, उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। लगभग 47,000 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारों कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। गंगा और इसकी सहायक नदी किनारे और समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा और तथा इसकी सहायक नदी सोन का भी पता लगाया, सोन भी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों का आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, मगध जो वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था वो है। और इसका जो शासक था बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी इस राज्य की स्थापना हुई थी। लोगों ने सदैव उप महाद्वीप के हिस्से को दूसरे हिस्से तक जाने का यात्रा का साधन बनाया था। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतें, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदी और समुद्र के कारण यात्रा काफ़ी भरे ही जोखिम रही है, लेकिन उन्होंने यात्रा को कभी भी असंभव नहीं समझा। उन्होंने यात्रा की, एक दूसरे से मिले, सबसे कांटेक्ट हुआ। अतः कभी लोग काम की तलाश में गए तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण गए, एक दूसरे के स्थान पर जाया करते थे। कभी कभी सेनाओं दूसरे क्षेत्र में जाकर विजय हासिल करने के लिए जाते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी भी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों की शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव जाते थे तथा कस्बे से एक कस्बा से दूसरे कस्बे जाते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थान की खोज करने की चाह में उत्सुकता भरी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से
लोगों एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला, उसका कल्चर जानने का मिला, बहुत चीज़ वो एक दूसरे से आदान प्रदान किए। आज लोग यात्राएं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, हम लोग भी देखते हैं। यात्राएं करना तो बहुतों का शौक होता है। अब है पर्वत, पहाड़, समुद्र उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं का पार करना आसान नहीं था, फिर भी लोगों ने ऐसा किया। भले ही कितने भी बड़ी बाधाएं रहे, लेकिन उन्होंने कभी रुका नहीं। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को भी पार कर किए। उपमहाद्वीप के बारे में भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी प्राकृतिक परंपराओं को समृद्ध किए। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने तथा यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। अब देश का नाम हम लोग अब देखेंगे। देश का नाम, किसी भी देश का नाम जो पड़ता है, जैसे हमारा देश का नाम है, ढेर सारे नाम हैं, वो कैसे किस रीजन से इतने सारे नाम्स हो गए, देखते हो, उस पर ध्यान देते हैं। अब अपने देश के लिए हम प्रायः क्या शब्द यूज करते हैं? इंडिया यूज करते हैं, भारत यूज करते हैं। अब इंडिया शब्द जो आया है वो इंडस नदी है उससे, जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। और अपने एटलस में हम लोग यूनान देखेंगे और ईरान का पता लगाएंगे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले कई ऐसे ईरानिया और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इन नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का भी प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। अब भारत देखेंगे तो हमारे आरंभिक ऋग्वेद में भी इसकी संस्कृति में मिलता है। इसके बाद इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब यहाँ थोड़ा सा देखेंगे तार पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष लिखी गई है। किताब बनने के लिए तार के जो पत्ते थे उसे काट कर अलग कर दिया जाता था और एक साथ बांध दिया जाता था। अब भूज पेल के जो छाल है से भी बनी ऐसी एक पांडुलिपि हमें देखने को मिलती है, जिससे हम पढ़कर जान सकते हैं कि हमारे 1000 वर्ष की स्थिति क्या थी। अब अतीत के बारे में कैसे जानें? तो हम लोग अतीत के बारे में जानने के लिए एक तो साहित्यिक स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत है। अब यहाँ देखते हैं, अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त हो सकती है। जैसे अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, जो लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ जो प्रायः तारपत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाली वुड्ज नामक पेड़ की छाल से एक विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, जिसे हम यहाँ देखेंगे। ये जो है यही तारपत्र है, इस पे लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है, इतने वर्षे में इनमें से कई पांडुलिपियाँ को कीड़े ने खा लिया, कई नष्ट हो गए, कई आक्रमणकारी आए जो भी जिसके कारण भी नष्ट हो गए। फिर भी बहुत सारे हमारे पास अभी भी ऐसी पांडुलिपियाँ उपलब्ध है। प्रायः ये जो है रखे जाते थे मंदिरों में, बिहार से प्राप्त हुई है। और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं में क्या व्यवहार, राजा का जीवन, औषधि, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है हमें। इनके अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं और संस्कृत भाषा का प्रयोग जो देव है वो करते हैं। हम अभिलेख का भी अध्ययन करते हैं। अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। एक ऐसे पत्थर या धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह को उत्कीर्ण किया गया हो। कभी कभी शासक तथा अन्य लोग अपने आदेशों को इस उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग इन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके।
इससे अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी गवर्नमेंट भी अभी यही करती है, जो बहुत प्राचीन काल में हमें देखने को मिलती है, जिसका एविडेंस हमें अशोक के कई अभिलेख और शिलालेख से पता भी चलता है। कुछ अन्य अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। यहाँ हम देखते हैं जैसे लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक बारे में हम लोग 8 क्लास में पढ़ेंगे। जब हम लोग कुछ लिखवाते हैं तब किसी की लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक 2 भिन्न लिपियों के तथा भाषाओं में होते हैं। अब हम लोग देखते हैं लिपि पढ़ने में ऑफकोर्स प्रॉब्लम तो आएंगी ही, जिसे नहीं आएगा पढ़ने, फिर भी जो इसके ज्ञाता रहते हैं, जिसका पढ़ाई करते हैं, वो इसे पढ़ने के लिए उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहते हैं, जिसे हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। पुरातत्वविद पत्थर अथवा ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का भी अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करते हैं। यही बहुत बड़ी साधन हो जाती है। जब हमारे पास कोई भी लिखित एविडेंस नहीं प्राप्त होता है तो यही पुरातत्व का सामान जो है, जो हमें मिलते हैं ज़मीन के अंदर से, ये हमारे लिए बहुत बड़ा साधन होता है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, किस चीज़ का प्रयोग करते थे वो अपने जीवन यापन करने में। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने के कारण हमें इसका एविडेंस आज हमें प्राप्त होता है, जिसे हम कोई भी साइट म्यूजियम में भी जाके देख सकते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है क्या अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बचना बहुत मुश्किल हो पाता है, लेकिन उसके जो अन्न के दाने मिलते हैं, लकड़ी के टुकड़े, जले जले टुकड़े मिलते हैं, उसी से पुरातत्वविद है उसके बारे में पता लगाते हैं। अब ये सोचनीय बात है, क्या हो सकता है कि पुरातत्वविद को कपड़े का एविडेंस मिलता हो। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने की प्रयास करते हैं। अतीत एक है या अनेक है। अब हम लोग ध्यान देंगे अतीत क्या है, एक है या अनेक है। यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन शब्द में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए है कि क्या अलग अलग समूह में लोगों के लिए इस इतिहास के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषक के जीवन, राजाओं और रानियों के जीवन, व्यापारियों का जीवन, शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। मैंने हर कहने का मतलब अभी भी हम लोग देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर किसी का लाइफ कभी भी एक बराबर नहीं होती है। सबकी लाइफ की एक अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी जगह होती है। उसी तरह अतीत में भी कुछ इसी तरह से हमें देखने को मिलता है। हर जगह का अलग अपना रीति रिवाज होता है, व्यवहार होता है। हर देश का अपना एक कल्चर होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते क्या है कि आज अंडमान द्वीप पे अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़ कर करते हैं, शिकार करके करते हैं, फल फूल के द्वारा संग्रह प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत अगर हम लोग देखते हैं जो शहर में रहते हैं वो लोग अपनी खाद्य पूर्ति के लिए
अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं। इस तरह की भेद अतीत में भी विद्वान थे, ऐसा हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भी भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा करते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में जानने बहुत कुछ अभी शेष है। जैसे हम लोग अभी भी देखें तो बहुत सारे इंसान हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे जो महान नेता है, वैज्ञानिक है, शासक तो अभी कह नहीं सकते क्योंकि हमारा जो अभी जो है सब गणतंत्र में है, प्रजातंत्र है, बट फिर भी जो भी बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं उनके बारे में जानने के लिए हमें उनकी कृति प्राप्त होती है। लेकिन उसी तरह से जो छोटे छोटे जितने लोग हैं, आम जनता है, उनके बारे में हमें जानने के लिए कोई स्रोत प्राप्त नहीं होता है क्योंकि उनकी कोई कृति होती नहीं है। नेक्स्ट है तिथियों का मतलब क्या होता है। अगर पूछा जाए इस विषय में कि क्या तुम किसी दिन, तारीख, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म, कहने का मतलब है ईसाई जो ईसा मसीह है उसके जन्म की तिथि से किया जाता है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है क्या है कि ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष बाद, हम थोड़ा सा डेटिंग को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो एक लाइनिंग ले लेते हैं, यहाँ एक 0। इधर जो भी आता है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद का आता है, और इधर जो भी आता है उनके जन्म से पहले का बात आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि अतः 2000 वर्ष कहने का क्या तात्पर्य हो गया। कहने का ये हो गया कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद, 2000 वर्ष बाद ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष पूर्व की सभी तिथियां को क्या कहते हैं, ईसा वर्ष, ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जाना जाता है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व, कहने का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पूर्व। कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि AD लिखा रहता है, हिंदी में ईस्वी, कहने का ये मतलब होता है AD, एनो डोमिनो। यह जो है 2 लैटिन शब्द से मिलकर बना है और इसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE, BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग, जो CE कहने का मतलब है कॉमन एरा, BCE बिफोर कॉमन एरा के लिए यूज होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग जो हो गया है, जनरल हो गया, सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों का रूप, इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है, तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले का है। नेक्स्ट है कुछ हम लोग अब अन्य जानते हैं, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका है, अभिलेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुके हैं। विद्वान कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने का एक प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपियों को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, जैसे यहाँ देखते हैं। इस पिक्चर को देख के हमें पता लगाया जा सकता है कि देखो ये लिखा गया है। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेस्टा नामक एक कस्बा था।
यहाँ से एक ऐसे उत्कीर्ण पत्थर मिले जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी मिस्र लिपियों के 2 प्रकारों में है। कुछ ऐसे विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यह राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहते हैं। इसके बाद विद्वान ने यूनानी और मिस्री संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ एल अक्षर, जैसे एल यहाँ देखते हैं एल अक्षर, एल अक्षर हो गया। एल का मतलब क्या हो गया? लायन। और ए अक्षर के लिए चिड़िया बनाया गया है। एक बार तो जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त होता है, तब उनके लिए अभिलेख को पढ़ना बहुत ही मुश्किल नहीं रहा। जैसे कि हम लोग ही अपना प्रारंभिक जब स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटी सी ABCD क ख ग घ का समझने की प्रयास करते हैं। उसके बाद हमारे लिए बुक पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। उसी तरह उन पुरातत्वविदों के लिए जैसे ही उन्होंने छोटे छोटे अक्षर को जब समझना स्टार्ट कर दिया तो उन्हें अभिलेख पढ़ना बहुत इजी हो गया। अब जैसे यात्री जो है, पांडुलिपि। अब यात्री शब्द, कुछ उपयोगी शब्द देख लेते हैं। यात्रा है, पांडुलिपि है, अभिलेख है, पुरातत्व है, इतिहासकार है। अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तिथि पर ध्यान दें तो कृषि का प्रारंभ लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा नदी घाटी के जो है ये एक मगध का बड़ा राज्य था जो 2500 वर्ष पूर्व का है, और वर्तमान जो है देखते हैं तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व। हम लोग ने इस चैप्टर को पढ़ लिया है। आशा है कि आप लोग को सब समझ में आया होगा। थैंक यू।